लोकसभा के सभी सदस्य इसको लेकर वोट करते हुए नजर आए थे। वहीं ध्वनि मत के साथ मोदी 3.0 ने पहली परीक्षा जीत ली है। वहीं एनडीए की बिसात पे कहीं ना कहीं खरी उतरती हुई नजर आई एनडीए। पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नए स्पीकर को संसद तक छोड़ने आए थे। इससे पहले पीएम मोदी ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। पीएम मोदी ने कहा ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। राहुल गांधी ने जबकि कहा कि मुझे विश्वास है कि आप विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। बता दें कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की थी। इसका जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपने प्रत्याशी उतारा था। लेकिन अब पहली बड़ी जीत एनडीए की हो चुकी है, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपके नेतृत्व में ही नए संसद में एंट्री ली है। पीएम बोले ओम बिरला के नेतृत्व में ही हमने पुरानी से नई संसद में एंट्री ली है। संसद के डिजिटलाइजेशन में भी उनकी काफी भूमिका रही है। G20 देशों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आपके नेतृत्व में हुआ, ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। जबकि अखिलेश यादव ने भी उनका अभिवादन किया, यानी कि उनको बधाई देते हुए कहा कि निष्कासन की कार्रवाई इस बार ना हो, क्योंकि आपको बता दें कि पिछली बार 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करने को लेकर चर्चित रहे हैं ओम बिरला। तो जिसको लेकर आज एक बार फिर से अखिलेश यादव इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि कार्रवाई इस बार विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष के सांसदों पर भी होनी चाहिए। वही कुछ बयान है जो संसद के दौरान अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी ने दिए, आपको सुनाती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition. वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने अभिवादन किया, यानी कि धन्यवाद, यानी कि बधाई देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आज विपक्षी मजबूती के साथ तो खड़ा ही है, साथ ही आज विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है राहुल गांधी ने कि अब ये उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज दबनी नहीं देंगे आप। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं आशीष कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव हुआ है, तो लेकिन फ्लोर टेस्ट में एनडीए जीतने में कामयाब हो चुकी है। तो सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार विनय तिवारी से समझना चाहूंगी पूरी प्रक्रिया को। देखिए आरती जी, सबसे पहले तो हम 18वीं लोकसभा के जो नए स्पीकर हैं जी, श्रीमान ओम बिरला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही साथ नए जो नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी हैं, जिनको कल नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल में ये लोग लोकसभा में रहते हुए भारतीय लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। रही बात लोकसभा स्पीकर और उसके चुनाव की, तो
देखिए, ये एक परंपरा थी कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव नहीं होता था, सर्वसम्मति से उसका निर्वाचन होता था, पर ये एक परंपरा थी जी। कोई संवैधानिक दायित्व तो नहीं है कि नहीं ऐसा होना ही जरूरी है। ये परंपरा थी और इस परंपरा को प्रतिपक्ष ने अपना कैंडिडेट दे के उस परंपरा को कहीं ना कहीं विराम लगाया और आज उसका इलेक्शन था जिसमें ध्वनिमति से श्रीमान ओम बिरला जी नए लोकसभा स्पीकर के लिए चुने गए। आशीष जी, विपक्षी दलों ने ऐसी बाजी खेली जो पहले से हारी हुई थी, इस पर कुछ समझा दीजिए। ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, राजनीति बहुत ग्रे कलर में होती है, मल्टी शेड्स ऑफ द ग्रे होते हैं। इसमें जितना कुछ कहा जाता है और जितना कुछ दिखता है बस वही उतना ही नहीं होता है। यह वह आइसबर्ग है जो समंदर के ऊपर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जो है वो समंदर के नीचे होता है। इसके जरिए जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक एक बात क्लियर किया। सत्ता पक्ष ने ये क्लियर करने की कोशिश की कि हम जो है कम सीट आने की वजह से किसी तरह के दबाव में नहीं हैं और हम मनोवैज्ञानिक बढ़त रखते हैं। वहीं पर विपक्ष ने जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करके यह साबित करने की कोशिश की कि अब सरकार की नकेल कसने के लिए हम तैयार हैं और देश वैसे नहीं चलेगा जैसे कि पिछले 10 सालों में चलता आया है। मैं यहाँ पर 2 बिंदुओं पर और आपको ले जाना चाहूंगा जो कि किसी वजह से बातचीत के दौरान हम लोग गलत हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि ओम बिरला जी जो है ये लगातार 2 टर्म पाने वाले पहले या दूसरे जो है स्पीकर नहीं है, बल्कि इसके पहले जो है ओम बिरला जी के पहले 5 लोग और कर चुके हैं। बल्कि जो दूसरे हमारे लोकसभा के स्पीकर थे अयंगर जी, वो भी रह चुके हैं, नीलम संजीवा रेड्डी रह चुके हैं, बलराम जाखड़ जी रह चुके हुए हैं, ढिल्लन जी रह चुके हुए हैं, योगी बालकृष्ण जी रह चुके हैं। तो कई सारे लोग जो है ऐसा पहले कर चुके हैं। और दूसरी बात ये भी जो है आप समझिए कि ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि स्पीकर के पद पर चुनाव नहीं होगा। इसके पहले भी स्पीकर के पद पर चुनाव हो चुका है। इस देश में जो पहला स्पीकर बने थे मालवंकर जी, वो भी जो है चुनाव जीत करके ही बने थे। जिन बलराम जाखड़ जी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है इस बीच में, वो भी चुनाव जीते ही थे, तो ऐसा नहीं था। तीसरी चीज ये है कि इसमें दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कुछ संकेत देने की कोशिश की है जिसे बहुत कायदे से रीड करना चाहिए। पहली चीज ये है कि ये चुनाव हुआ ही नहीं, इसमें ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष के कई सारे सांसद ऐसे थे जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, टीएमसी के और लीडर या शशि थरूर, बड़े लीडर्स जो हैं, हाँ, तो वो कुल मिलाकर के जो है शपथ ले ही नहीं पाए थे। जब तक शपथ नहीं लेंगे तब तक टेक्निकल वे लोकसभा के सदस्य माने ही नहीं जाएंगे और वोट नहीं कर पाएंगे। तो विपक्ष तो वैसे भी और कमजोर होता चला गया था। दूसरी चीज ये थी कि इसको जो है सरकार ने भी ध्वनि मत से पारित कराया, जबकि विपक्ष ने संकेत दिया कि हम इसको जो है वोटिंग चाहते हैं। अब संसदीय प्रक्रिया जो नियमावली होती है, ये संविधान में नहीं लिखा होता है बल्कि संसदीय प्रक्रिया और नियमावली में होता है कि आप संसद में 2 तरह से किसी प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं। एक होता है अनुच्छेद 193 के तहत और एक होता है अनुच्छेद 184 के तहत। अगर ये धारा 184 होती है। अगर धारा 184 के तहत इसी जो है प्रस्ताव को रखा गया होता कि हम लोकसभा स्पीकर का चुनाव करने जा रहे हैं, तो विपक्ष की मांग पर वोटिंग कराना जरूरी हो जाता, जबकि 193 में वोटिंग कराना जरूरी नहीं था। और इस प्रस्ताव को ये लोकसभा नियमावली 193 के तहत करा करके यही संकेत दिया गया। और विपक्ष ने भी 184 के तहत लाने पर उसको जोर नहीं दिया, कि मतलब एक अंडरस्टैंडिंग थी कि तुम जीत रहे हो, तुम जीते ही जाओ, हम वोटिंग की मांग करके हम ये दर्शा देते हैं कि हम जो है अब तुम्हारे राह में लगातार निलंबन को लेकर ओम बिरला काफी सुर्खियों में रहे हैं। पहले जब स्पीकर थे पहले कार्यकाल में, अब दूसरी बार का कार्यकाल है। अखिलेश यादव ने इशारों में चुटकी तो लेते हुए नजर आए कि इस बार सत्ता पक्ष को लेकर भी कड़ा रुख अख्तियार करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारे जो मित्र अभी बोल रहे थे
वो सही बात कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं और जो है इजाफा करना चाहूँगा उस बातों में। जी एक्चुअल में अगर नाम वापस ले लेता विपक्ष अपने कैंडिडेट का तो ऐसी नौबत ही ना आती। उन्होंने नाम अपना वापस नहीं लिया। जी हाँ, ये ध्वनिमति से पारित हुआ है। जी। लेकिन अगर विपक्ष के तरफ से कोई भी या विपक्ष या पक्ष के तरफ से कोई भी लोकसभा सदस्य अगर डिवीजन के लिए आगे आता तो वहां पे वोटिंग होती। अब चूंकि नंबर गेम सत्ता पक्ष के पास जी। है और उन्होंने एक ध्वनिमति के लिए जो है प्रस्ताव रखा जिसपे पूरी लोकसभा मान गई, तो उनका लोकसभा स्पीकर के रूप में उनका चुनाव हो गया। अदरवाइज अगर कोई बोलता है कि नहीं डिवीजन के लिए जाना है तो शायद वोटिंग प्रक्रिया होती यहाँ पर भी। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी ने जो इशारों में जो बात कही है, नो डाउट जो है ये पिछली बार कुछ अधिक नंबर में जो है लोकसभा सांसदों का निलंबन हुआ था। लेकिन लोकसभा सांसदों का निलंबन होना ऐसे नहीं होता है कि बिना किसी कारण के लोकसभा सदस्यों को निलंबित कर दिया जाए। और ये ऐसा भी नहीं केवल 17वीं लोकसभा में हुआ है, पहले भी कई एक ऐसे उदाहरण आए हैं जब लोकसभा या राज्यसभा में सांसदों को निलंबित किया गया है। जी उम्मीद ये है कि जिस तरीके का सौहार्द आज लोकसभा में दिखाई पड़ा पक्ष और विपक्ष के तरफ से, जो नोक झोंक और टीका टिप्पणियों से दूर रही लोकसभा, अगर ऐसा सौहार्द और इसी समन्वय के साथ लोकसभा अगले 5 साल के लिए चलती है तो हमें नहीं लगता है कि लोकसभा स्पीकर को ऐसे कठोर कदम उठाने की नौबत भी आएगी। बिल्कुल। वही अब मैं राजनीतिक विश्लेषक आशीष का रुख करूंगी। लगातार विपक्षी दल इस बार तल्ख तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है और वही अब इस बार जादुई नंबर यानी कि विपक्षी दल मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भले ही वो हार गया हो लेकिन इस बार रोड़ा लटकाते हुए यानी कि अटकाते हुए लगातार नजर आ रहा है विपक्ष। देखिए, इसे रोड़ा अटकाना कह करके हम बड़ा निगेटिव टर्म देखते हैं। इसे इस तरह से निगेटिवली नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये होता है कि जब शासन प्रणाली हमारी संसदीय प्रणाली चुनी गई तो संविधान सभा में जब इसको लेकर के बहस हुई थी तो ये कहा गया था कि हम संसदीय शासन प्रणाली की कई खूबियों की वजह से हम इसको चुन रहे हैं। और उसकी एक खूबी ये थी कि किसी भी विषय पर सरकार के पास इतनी ताकत ना हो जाए कि वह जो है विविधता भरे देश में पर्याप्त विचार विमर्श के लिए तैयार ना हो। तो जब विपक्ष उनके सत्ता पक्ष को काउंटर करता है तो वो वस्तुतः किसी भी मुद्दे के एक दूसरे डायमेंशन को प्रस्तुत करता है जिससे कि कोई भी निर्णय एक तरफा न रह जाए। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कृषि कानून के एक तरफा आ जाने के बाद अंततः प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है कि कहीं न कहीं मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। तो वो तपस्या में कमी तब तक रह जाती है जब तक कि विपक्ष आकर के उसको पूरा नहीं करता है। तो ये रोड़ा नहीं अटकाना है बल्कि ये संसदीय परंपरा को और मजबूत करना है जिसमें सरकार को सबका साथ सबका विकास करने के लिए सबको साथ लेकर के चलना ही चलना होगा। और जहां तक बात ओम बिरला जी के बारे में बात हो रही थी कि ये बात बड़ी नहीं है, पहली लोकसभा से ही सांसदों का जो है निलंबन हुआ है। लेकिन इस बार जो है जो 17वीं लोकसभा थी उसमें बड़ी बात ये थी कि करीबन एक समय ऐसा था कि 80% विपक्ष का निलंबन कर दिया गया और सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी करते रहे हों, गलत बयानी करते रहे हों, अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहे हों। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो है वह राहुल गांधी से पूछते हैं कि आप अपने नाना का सरनेम क्यों नहीं लगाते, आप अपने पिता का सरनेम क्यों लगाते हैं। और इस मुद्दे पर ओम बिरला की हैसियत नहीं थी कि वो जो है सवाल पूछ दें। ये बात हैसियत की है क्योंकि नरेंद्र मोदी के आगे उनकी चलनी नहीं थी। इस बार वो ताकत ओम बिरला की कुर्सी में विपक्ष ला करके दे रहा है। ऐसा नहीं कि इससे ओम बिरला कमजोर होंगे बल्कि ओम बिरला मजबूत होंगे। अब विपक्ष के 80% सांसदों का निलंबन आप नहीं कर पाएंगे। और जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी वो भी हल्ला गुल्ला करती थी, तब भी पेपर फाड़े गए हैं, सब कुछ तब भी होता था, अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। पर ये लोकतंत्र की मजबूती है और लोकसभा अध्यक्ष के पद को मजबूती है। विनय जी, इस पहली लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए कहें तो जीत चुकी है, तो वही अब दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई डिप्टी स्पीकर पद को होने वाली है।
अगर विपक्षी दल इस पर कैंडिडेट उठाता है, किन नामों पर चर्चा तेज हो सकती है? देखिए, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा जो डिप्टी स्पीकर है, जी ये किसी पार्टी का नहीं होता है। ये लोकसभा का के जो है एक पोस्ट है, लोकसभा का एक पद है। जी तो किसी नाम पे चर्चा अगर किसी पार्टी का हो तो किसी पार्टी में होनी चाहिए। जी चूंकि ये पार्टी से ऊपर हटके ये पद होते हैं, तो इन पे नो डाउट जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर के लिए लोकसभा के सदस्यों ने जो चर्चा की और एक नाम जो है जिस पे वो सहमति बनी, चाहे वो ध्वनिमति से ही बनी क्यों ना हो, जी उसी तरीके से डिप्टी स्पीकर के लिए भी पक्ष और विपक्ष आगे बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और जो नाम आगे आएगा उस पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। यही संदेश माननीय राजनाथ सिंह ने भी और किरण रिजिजू जी ने भी कल दिया था कि जब विपक्ष ने शर्त रखी थी कि हमें डिप्टी स्पीकर का पोस्ट चाहिए तभी हम लोकसभा स्पीकर को जो है सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने यही बोला था कि अभी लोकसभा स्पीकर का चुनाव है, जब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तब हम उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आपसी सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। जी जी बिल्कुल, आपसी सहमति के बाद डिप्टी स्पीकर की तो बात हो रही है। साथ ही आशीष जी, जिस प्रकार से संविधान का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है विपक्षी दल संविधान के मुद्दे को लेकर आगे जा सकता है? देखिए, जो भी मुद्दा विपक्ष कभी भी लेता है वो संविधान का ही लेता है, लेकिन ये चुनावी नैरेटिव था कि संविधान खतरे में है। जैसे कि अभी जो है हमारे वरिष्ठ और विद्वान जो है साथी पत्रकार बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के पद का जो है बाद में चयन होना है। अब मैं उसी संविधान वाले मुद्दे पर आपको यहीं से ले लेता हूं कि 5 साल तक इस देश में लोकसभा का डिप्टी स्पीकर कोई रहा ही नहीं है, जबकि एनडीए के पास हाथी जितना बड़ा जो है बहुमत पड़ा हुआ था। और दूसरी चीज ये है कि जो अब की बार प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी का जो नियुक्ति हुई है वह नियुक्ति पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से की गई है। तो अगर विपक्ष जो है इन मुद्दों को नहीं उठाएगा, नहीं लड़ेगा, और ये जो तर्क दिया जा रहा है कि राजनाथ सिंह करें कि पहले स्पीकर हो जाने दीजिए, इस बात की क्या गारंटी है कि स्पीकर होने के बाद आप डिप्टी स्पीकर को जो है चुनेंगे ही चुनेंगे? 5 साल तक तो आपने बिना चुने चलाया है। और वो भी याद रखिए कि ये संवैधानिक पद हैं, संविधान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है, इसकी आवश्यकता है। उसके बावजूद भी यह देश 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद बिना डिप्टी स्पीकर के चला है। तो सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह है और सरकार ने जिस तरह से ओम बिरला को आगे बढ़ाने का काम किया है, सरकार यही कहने का काम कर रही है कि हम वैसे ही चलेंगे जैसे कि हम पहले चलते चले हैं। तो विपक्ष, देखिए, मैं मित्र से अपने यही बोलना चाहूंगा। देखिए, लोकतंत्र में गारंटी तो केवल नंबर की होती है, जिसके पास नंबर है वहां पे गारंटी है, और इसके अलावा कोई गारंटी नहीं होती है। संवाद होता है और आपसी समन्वय होता है। तो गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि जो है हम विपक्ष को जो है डिप्टी स्पीकर का वो पोस्ट देंगे। इस पे संवाद किया जा सकता था और उस पर समन्वय बनाया जा सकता था। मैं एक बार में मान सकता हूं कि सत्ता पक्ष विपक्ष को ये मौका ना देता डिप्टी स्पीकर के लिए, तो ये मुद्दे होते जो जनता के बीच में इसको उठाया जाता कि आपसी समन्वय की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद देखिए कुछ भी हो, सरकार की कमियों को तो उजागर करना विपक्ष का काम है। विपक्ष को और कौन सी जिम्मेदारी मिलती है? सरकार चलाने की तो नहीं मिलती है। सरकार चलाने की जिम्मेदारी उसको मिलती है जिसके पास जादुई आंकड़ा होता है। विपक्ष के पास जो सरकार की पॉलिसी हैं, जो नीतियां हैं, उनमें क्या कमियां हैं, उनको उजागर करने का काम विपक्ष का मेन काम होता है और वो काम बखूबी वो निभाए, उन कमियों को जनता के बीच में रखे, तो हो सकता है जनता विपक्ष को भी सरकार बनाने का मौका दे। आशीष जी, जिस प्रकार से विपक्षी दलों को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है कि उनके मुद्दों को, यानी कि जो उनके जमीनी मुद्दे हैं वो संसद तक पहुंचाएंगे। जिस बार पिछली बार की जो कार्रवाई हम लोगों ने देखी थी, काफी शोरगुल खाली था, जनता के मुद्दे धरे के धरे रह गए थे। इस बार क्या उम्मीद है?
देखिए, एक बार फिर से मैं उस मुद्दे पर आऊंगा कि पहले जो है मैं अपने विद्वान साथी की बात बिल्कुल। पर मैं बोलूं कि लोकतंत्र का मतलब या संसदीय लोकतंत्र का मतलब नंबर नहीं हो सकता है। अगर हम लोकतंत्र की मूलभूत परिभाषा पर भी जाएं तो यह भीड़ तंत्र है। अगर हम केवल नंबर के आधार पर चीजों का निर्णय लेने की कोशिश करेंगे तो यह भीड़ तंत्र है, ना कि यह लोकतंत्र है। जी। लोकतंत्र में विपक्ष के पास केवल यही काम नहीं है कि वह सरकार की कमियों को उजागर करे। एक बार फिर हम विपक्ष को निगेटिव लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पर कि सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर के काम करना है। जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर आपको चुने जाने हैं, जैसे कि आपके तमाम आयोगों के अध्यक्ष चुने जाने हैं, तो बहुत सारे काम है। और सरकार अगर ये कहती है कि हमको विपक्ष की जरूरत नहीं है, विपक्ष केवल काउंटर के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की जो आवाज है या विपक्ष जो डायमेंशंस दे सकता है, हम उसको नकार दे रहे हैं। तो पहले तो इस गलत नैरेटिव से बचना चाहिए। दूसरी चीज, आप एक बात को और समझिए, जब विपक्ष जो है हंगामा क्रिएट कर भी रहा था तो वो क्यों क्रिएट कर रहा था? वो जनता के मुद्दे ही थे। वो किसानों का मुद्दा था, वो छात्रों का मुद्दा है, वो महिलाओं का मुद्दा है, और उस पर जो है संसद में वो आवाज उठाने की कोशिश कर रहा था। और जब विपक्ष को संसद में वो आवाज नहीं उठाने दी गई, संसद में आप उसकी मांग नहीं मानते हैं, तो फिर वही हुआ जो किसान आंदोलन से लेकर के छात्र आंदोलन तक के रूप में दिखाई देता है। विपक्ष बहुत सकारात्मक रूप से इस संसदीय लोकतंत्र में एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर काम करता है कि जहां से जो है जनता के बीच में उनके मन में पैदा हुए आक्रोश और भड़ास को आप संसदीय प्रक्रिया के तहत निकल जाने दीजिए। संसद बिल छापने वाली कोई मशीन नहीं है कि यहां पर कितने बिल पास किए जा रहे हैं, जैसा कि अक्सर सरकारें कहती हैं। एक आंकड़ा जो है मैं आपके सामने रखता हूं आरती जी, कि जब पहली लोकसभा थी उसमें औसतन जो काम होता था वो 365 दिन में से करीबन 125 दिन काम हुए हैं। एक मोटा मोटा औसत बता रहा हूं। आज वही दिन घट करके 54-55 दिन आ गए हैं। और विधानसभाओं के स्तर पर अगर 20 सबसे बड़ी विधानसभाओं का औसत ले लिया जाए तो यह घट करके 29 दिन आ गया है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने विपक्ष की और संसद की भूमिका को सही ढंग से समझा ही नहीं। एक और इसमें तथ्य जोड़िए कि शून्यकाल हमारी संसदीय प्रणाली में क्यों जुड़ा? पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता था, किसी भी संसद में नहीं। नेहरू जी ने यह महसूस किया कि 11 बजे संसद खुल रही है, 12 बजे जो है तक चर्चा हो रही है, क्वेश्चन आवर, और उसके बाद जो है टी ब्रेक हो जा रहा है। फिर जो है आप 1 बजे से आ रहे हैं, वो 1 घंटे को चूंकि विपक्ष जो है चर्चा कर सके बिना किसी हिचक के, इसलिए शून्यकाल जोड़ा गया। और आज पूरी दुनिया उस शून्यकाल को अपना रही है। तो चर्चाएं, विरोध, ये बहुत जरूरी है। अगर ये विरोध नहीं होंगे, ये हंगामे नहीं होंगे, तो तानाशाही होगी। जरूरत है, बिल्कुल। तो वहीं वॉइस पत्रकार का रुख करती हूं मैं। लगातार इंडिया गठबंधन लगातार एनडीए को घेरता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है, तो वही पेपर लीक का मुद्दा भी इस बार संसद में गरमाता नजर आ सकता है। निश्चित तौर पे पेपर लीक का जो मामला है ये विपक्ष जोर शोर से उठाएगा, जिसकी पहले से ही आशंका है। जिस तरीके से माहौल बन रहा है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इसमें सरकार के तरफ से देरी हुई है। जो कदम उठाए जाने थे वो कुछ और कम समय में अगर उठाए जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि विपक्ष, देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि विपक्ष की सहमति नहीं लेनी चाहिए। विपक्ष की सहमति लेनी चाहिए। कितनी लेनी चाहिए, कितना योगदान विपक्ष कर रहा है, वो विपक्ष के ऊपर छोड़ दें, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लोकतंत्र को भीड़ तंत्र नहीं कहा जा सकता है। जनादेश सबसे बड़ी चीज होती है, और जिस पार्टी को, जिस दल को जनादेश मिलता है, जनता के प्रति जवाबदेही भी उसकी है। बनाई हुई पॉलिसियों से अगर कुछ डैमेज होता है तो विपक्ष से नहीं पूछा जाएगा कि आप जिस लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसका लोकसभा से ये कानून बना था और उससे ये लॉस हुआ, वो सरकार से ही पूछा जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कह दे कि नहीं विपक्ष ही महत्वपूर्ण है, मेरे हिसाब से ये बात गलत है। विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जनादेश किसके पास है,
जवाबदेही किसके पास है? जी बिल्कुल, जवाब ले लेती हूँ। आशीष जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष ही महत्वपूर्ण है। जी। विपक्ष के महत्व पर मैं इसलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि सरकार तो जो है अपनी ताकत, समस्त शक्तियों और संसाधनों का उपभोग करने वाली संस्था होती है, तो उसके महत्व पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। सवाल इस बीच में विपक्ष को शून्य किए जाने की थी, इसलिए विपक्ष के महत्व पर मैंने चर्चा किया। फिर जहां तक एक मुद्दा है कि जनादेश नहीं, संविधान और संसदीय लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, जो जनादेश के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। 1997-98 का शायद समय रहा होगा, एक केस मैं आप लोगों की याद दिला रहा हूं, लोग विद्वान लोग हैं, आप लोग को जरूर याद होगा वो घटना। 97-98 का दौर था, हो सकता है कि थोड़ा सा 1-2 साल इधर आगे पीछे हो जाए। तमिलनाडु में चुनाव होते हैं, जयललिता जो है उस समय जेल में होती हैं और बड़े जो है बहुमत से उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है। अब जयललिता को जो है पूरी जो है एआईएडीएमके जो बोल रही थी कि इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, उनकी बेल वगैरह होती है, बेल पर रहती हैं और शपथ लेने जाती हैं। इसके खिलाफ विपक्षी दल जो है वह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एआईएडीएमके की तरफ से तर्क रखा जाता है, जो बड़े वकील हैं उन्होंने तर्क रखा है कि यह जनादेश जयललिता जी के नाम पर मिला है, एआईएडीएमके के नाम पर मिला है और वो चुने हुए नेता के तौर पर वो जो है ले सकती हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र और इस संवैधानिक दायरे में जनादेश सबसे बड़ी चीज नहीं है कि कोई जेल के अंदर हो और आप उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देंगे। उन्होंने कहा कि संविधान जनादेश के भी ऊपर है। तो जो हमारा सिस्टम है, और जहां तक रही बात की सवाल किससे हो रहा है, डैमेज कंट्रोल की, डैमेज होता ही देश को तब है जब सत्ता पक्ष अपने मनमानेपन से चले और विपक्ष को ना जोड़े। जब भी महत्वपूर्ण विषय उठेंगे वहां पर जो देश को दिशा देने वाले, मैं साधारण विषयों पर बात नहीं कर रहा हूं, बड़े विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का संघर्ष ही इस देश को दिशा देगा। इसे द्वंद्वात्मक न्याय भी कहा जाता है। डायलेक्टिक जस्टिस का सिद्धांत यही बोलता है कि जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नहीं खड़े होंगे तब तक कोई नई धारा नहीं फूटेगी। तो सत्ता पक्ष के बराबर ही विपक्ष महत्वपूर्ण, भले ही उसका एक सांसद ही क्यों ना। विनय जी, ओम बिरला पर बात कर ली जाती है। 3 बार से एमएलए और 3 बार के एमपी रह चुके और इस बार एक बार फिर से स्पीकर बन चुके हैं, संघ परिवार से रिलेट करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? एक बार फिर से इन्हीं पर दाव रखा एनडीए ने रच दिया। देखिए, कोटा से सांसद हैं जी, और सबसे बड़ी चीज़ है प्रधानमंत्री के काफ़ी विश्वसनीय हैं, और इससे बड़ी चीज़ एक ये है कि मोदी का एक मैसेज है जी, जो हमें लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मुझे जो पता ऐसा लग रहा है कि मोदी ने कमोबेश जो विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया था कि एक कमज़ोर सरकार है, मजबूर प्रधानमंत्री है, मजबूर सरकार है, तो उसको शायद वो मैसेज देने का उन्होंने कोशिश किया है। और वो मैसेज उन्होंने आज ही नहीं दिया है। ओम बिरला को नए लोकसभा स्पीकर बना के उन्होंने वो मैसेज वो दिया जब कैबिनेट का गठन कर रहे थे, सहयोगियों को कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, मंत्रालयों का जो है आदान प्रदान हो रहा था, सीसीएस जो 4 महत्वपूर्ण जो है विभाग हैं वो अपने पुराने उन्हीं मित्रों के साथ रखना, ये सब जो डिसीजन है, जो निर्णय है नरेंद्र मोदी के, वो ये बताने के लिए हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर नहीं हैं, वो अभी भी ताकत के साथ, अपनी नीतियों के साथ वैसे ही काम करेंगे जिस तरीके से पिछले 10 साल में किए हैं। और एक और मैसेज हमें लगता है कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख श्रीमान मोहन भागवत जी को दिया था, जिन्होंने शायद ये बोला था कि पक्ष और विपक्ष नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है, तो समन्वय बना के काम करिए। तो शायद उसका भी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर विपक्ष समन्वय की स्थिति पे आएगा तो समन्वय बनाया जाएगा, अदरवाइज हम डिवीजन पे जाएंगे। बिल्कुल आशीष जी, जिस प्रकार से संसद में तो जादुई नंबर है एनडीए के, लेकिन यूपी में भारी नुकसान पहुंचा इस बार। आशीष जी, आरती जी, बिल्कुल ये नुकसान पहुंचना लाजमी था और यही वो नुकसान है कि जिसने जो है उनको जो है बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत पाने से रोक दिया है।
और लगातार आने वाले समय में हम लोग ये देखेंगे कि बीजेपी को जो है जगह जगह पर जो है उसे बहुमत का जो है कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संसद में किसी बिल को पास कराने के लिए 2/3 मतलब कि कई बार 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो कई बार केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जो प्रस्ताव ऐसे होंगे जो साधारण बहुमत से पास होने होंगे, उनको तो जो है बीजेपी बड़ी आसानी से करा देगी। लेकिन अब पूरा एनडीए का कुनबा लेकर के भी बीजेपी जो है वह पहले की तरह मनचाहे जो है बिल पास नहीं करा पाएगी। अब उसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने जा रहा है। और जो यूपी का मैंडेट आया है उसने बीजेपी को 2 फाड़ करके रख दिया है। इसने कहीं न कहीं यूपी का नेतृत्व बनाम केंद्र का नेतृत्व बनाम संघ, इस त्रिकोण में जो है उलझा करके रख दिया है। और फिल्में हम सबको अच्छी लगती हैं, मुझको भी, साथी पत्रकार महोदय को भी वही ज्यादा अच्छी लगी होंगी अपने जवानी के दिनों में, जो कि लव ट्रायंगल पर बनी होती हैं। तो एक ट्रायंगल तो जो है हम लोग देख रहे हैं कि वो कांग्रेस प्लस सपा, दूसरी तरफ आपकी बसपा और तीसरी तरफ भाजपा है, और भाजपा के अंदर भी एक लव ट्रायंगल है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी अगले कुछ समय के लिए 2 साल में हम देखने वाले हैं कि ट्रायंगल में ट्रायंगल हो रही है। तो सुपर हिट मूवी होगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति मजा देने वाली है। जिस प्रकार के कई कानून, जैसे किसान कानून समेत कई ऐसे कानून थे जो सर एक बार लोकसभा संसद में तो पास हो गए, वापस लेना पड़ गया, और जैसे आप जिक्र कर रहे थे इतना आसान इस बार नहीं होने वाला है। जी, इसमें जो है आप इस बात को मान करके चलिएगा कि अब पहले की तरह तो बिल पास नहीं होंगे, और दूसरे इस बार संसद में ही नहीं सड़क पर भी हंगामा खूब बरपना है। हंगामा खूब बसे। विनय जी क्या कहेंगे? देखिए, नो डाउट जो जनादेश 2014 में या 2019 में नरेंद्र मोदी जी को मिला था, भाजपा को मिला था या एनडीए को मिला था, उस जनादेश पे तो अंकुश लगा ही है जी। और जनता ने कहीं ना कहीं उस तरीके का मैंडेट दिया है कि आप एक निरंकुश शासन नहीं कर सकते हैं। रही चीज जो विधेयक आएंगे, कुछ सामान्य विधेयक होंगे जो सामान्य बहुमत से पास होंगे, कुछ 2/3 मेजॉरिटी, अगर ऐसे कुछ विषय आते हैं जिन पे 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है, तो वो तो आने वाला समय चैलेंज तो है ही है नरेंद्र मोदी के लिए और एनडीए के लिए कि अपनी पॉलिसी को कैसे जो है लागू करते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे समन्वय बनाते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, और वो इस 18वीं लोकसभा चुने जाने के बाद जी, कि जब जनता अपना निर्णय या अपना जनादेश जिम्मेदारी के साथ और सही तरीके से नहीं देती है जी, तो ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पे उस जनादेश को हमारे राजनेता सही करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो केवल भाजपा सरकार करती है, वो नरसिंह राव जी भी किए थे, बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किया है कि जब जनता एक ऐसा जनादेश देती है जहाँ पे एक मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को नहीं मिलती है, तो ऐसी खींचतान 5 साल तक दिखाई पड़ती है। मेरे हिसाब से ये जो 18वीं लोकसभा है और नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है तीसरा, 1 साल, आने वाले 1 साल बहुत टफ रहेंगे, और इसी 1 साल में उनकी दिशा और दशा तय हो जाएगी कि ये कितनी मजबूती के साथ या कितनी कमजोरी के साथ आगे बढ़ते हैं और कितने दिन के लिए बढ़ते हैं। बिल्कुल वही। अब मैं रुक करूंगी राजनीतिक विश्लेषक आशीष जी का। जी आशीष जी, जिस प्रकार से यूपी के 2 लड़के संसद से सड़क तक लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही इस बार मोदी सरकार की राह आसान नहीं होने वाली है। बिल्कुल, अभी एक तो आपके यहाँ न्यूज फ्लैश चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लैश है, और वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो है जिसमें वो थे, तो कोर्ट के बाद ही उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक कहीं ना कहीं बीजेपी का संकेत पहले की तरह साफ है कि ऑपरेशन लोटस चलता रहेगा। और दूसरी तरफ जहां तक आप बात ये कर रही हैं कि यूपी के 2 लड़के, बड़ा मजाक बनाया गया था सोशल मीडिया से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के,
राजनीतिक मंचों पर इन दो लड़कों का बड़ा मजाक बना था और पहली बार में इनका वास्तव में मजाक बन चुका था। इस बार कहीं ना कहीं जनता ने उनके साथ सहानुभूति दिखाई है। और आप याद रखिएगा कि पेपर लीक से लेकर के राम मंदिर के छत के लीक होने तक का मुद्दा इस बार भरी रात में जो है राम नरेंद्र मोदी मंदिर जी की जिस समय छत सुरंग लीक से गिरता लेकर रहेगा। पेपर लीक का मुद्दा कितना गहम आएगा? अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सदन में कितनी मजबूती से और कितनी प्रमुखता से इन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा। सरकार के तरफ से नो डाउट जो है कहीं ना कहीं जल्दबाजी, चाहे वो राम मंदिर को लेके हो, उसमें दिखाई गई। जी। पेपर लीक मामले में हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि जो सरकार को जो उचित कदम उठाने थे वो पहले उठाते तो ज़्यादा बढ़िया था। कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से कुछ देरी हुई है, जिसका आक्रोश छात्रों में दिखाई पड़ा, जनता में दिखाई पड़ा। और दूसरी, अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी की जो है, हाँ, वो सीबीआई कल उनसे पूछताछ कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि सीबीआई उनको जो है अरेस्ट कर सकती है, और वही हुआ जिस चीज़ की आशंका की जा रही थी। और अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा जो है मुश्किलें और जो है पैदा होंगी, नई मुश्किलें पैदा होंगी। अभी वो ईडी का ही सामना कर रहे थे, अब सीबीआई ने भी उनको अरेस्ट कर लिया है। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की क्या जो है स्थिति होगी, वो कौन से कदम उठाएंगे, ये तो देखने वाले आने वाला वक्त ही बताएगा। जी आशीष जी, जिस प्रकार से आपने अयोध्या का मुद्दा उठाया वो भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगातार बीजेपी सरकार ने मेहनत की, पूरा मुद्दा उठाया गया था, लेकिन वही से चित हो गई। ये मुद्दा भी काफी गहमाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अयोध्या में बीजेपी के हार होना इसमें ऐसा ही था जैसे कि किसी को कोढ़ में खाज हो जाए। और चुनाव के बाद जिस तरह से जो है बीजेपी के नेतृत्व के अंदर जो है संघर्ष की बातें आ रही हैं सामने, वो भी लीक ही हो रही हैं। आजकल लीक कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो वो भी लीक होकर के सामने आ रही। तो ये बता रहा है कि बीजेपी की राहें आसान नहीं होने वाली हैं। और अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि बीजेपी के समर्थक जो साधु संत लोग हैं, वे किस तरह से उस प्रशासन के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रशासन के ऊपर अब तक बीजेपी का सपोर्ट करने का आरोप लगाता है। और अयोध्या में जिस तरह से बड़े पैमाने पर भूमि घोटाले हुए थे, हम लोग भूल नहीं सकते कि अयोध्या के महापौर ने किस तरह से आज जमीन खरीदी और अगले दिन 100 गुना दाम पर उसको बेची है। और ये सभी चैनल्स पर था, आपके भी चैनल पर इस पर डिबेट हुई है। तो वो सब कुछ लोगों के मन में बना हुआ था। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन का इस बहस के बाद, जो राजू दास के साथ अयोध्या के डीएम की बहस हुई थी, उसके बाद आज सुबह से ही या कल रात से ही बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों का उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तबादला चल रहा है, यह प्रशासनिक अधिकारियों के भीतर बीजेपी के प्रति रोष पैदा कर रहा है कि आपने हमारी स्वामी भक्ति का ये इनाम दिया है और 2027 में इसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप अधिकारियों के जिले बदल लेंगे, अधिकारी नहीं बदल पाएंगे। विनय जी, बीजेपी कहीं न कहीं जिस प्रकार से अयोध्या का तो मुद्दा उठा है, लेकिन माना जा रहा है कि 2027 में भ्रष्टाचार का, यानी कि राम मंदिर के भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष उठा सकती है, जिस प्रकार से तस्वीरें खुलकर सामने आ रही हैं। देखिए, 2027 अभी दूर है जी, और लोकसभा के जो परिणाम आए हैं, इनको भी 2027 से जोड़ना हमारे हिसाब से उचित नहीं है जी। 2027 में अभी बहुत समय है जी, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया गठबंधन किस करवट बैठता है और एनडीए में क्या नई रणनीति जो है अपनाई जाती है 2027 के लिए। सब कुछ एनडीए के लिए खराब नहीं है, इंडिया के लिए भी। विनय जी, इस पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में नजर आती है। जिस प्रकार से लगातार वो अब यूपी की हार तलाशने में, यानी कि किस प्रकार कहां चोट पहुंची, उसको लेकर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, तो कितना दिलचस्प होगा। नहीं, मैं यही चीज बता रहा था कि एक बात रह गई मेरी। इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं यूपी में, तो उनके लिए भी आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं, अखिलेश यादव के लिए और श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए। क्योंकि जो ये लोकसभा में 80 सीटों पे जो समझौता हुआ था, जिसमें एक लोकसभा जीती हुई कांग्रेस को आपने 17 सीटें दी थी, अगर विधानसभा
का क्षेत्रफल हम उसमें काउंट करें तो वो 17 सीटों में करीब करीब 100+ विधानसभा सीटें आती हैं, करीब 100 या 110 के आसपास विधानसभा सीटें आएंगी। क्या विधानसभा चुनाव में, और अब जब कांग्रेस का वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, जनाधार बढ़ा है, उसकी लोकसभा की सीटें बढ़ी हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 की अपेक्षा 2024 में बेहतर हुआ है, तब कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होंगी। तब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से विधानसभा के लिए जब सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा, निश्चित तौर पे वो इंडिया के लिए बहुत एक कह लीजिए जो है एक वैसी स्थिति क्रिएट कर देगा, तो आने वाला समय ही बताएगा कि हाँ सब कुछ सही नहीं होने वाला उसमें। आशीष जी, क्या लगता है आगे सब कुछ सही होने वाला नहीं है? देखिए, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, ये बहुत मल्टी शेड्स ऑफ द ग्रे होता है, और हमको उसी चीज को रखना पड़ेगा। प्रेडिक्शंस ना तो मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकती हैं, ना तो हमारे विद्वान साथी कर सकते हैं। पर एक चीज ये समझना चाहिए कि अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसका अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो एक चीज ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया था, जबकि वहीं पर आरजेडी इस काम को करने में असफल रही थे, और वो आपसी संघर्ष में ज्यादा उलझी कि हम जो है पप्पू यादव को नहीं आगे बढ़ने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसका खामियाजा बिहार में भुगतना पड़ा, नहीं तो आज देश की तस्वीर ही अलग हो गई होती। अखिलेश यादव इस मामले में ज्यादा सफल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनावों में सबको पता है कि जब केंद्र के स्तर पर चुनाव होगा तो वहां पर कांग्रेस लीड करती है, और जब विधानसभा राज्य स्तर पर चुनाव होंगे तो वहां पर जो है सपा जो है लीडिंग पोजीशन में होगी। ये बात अलग है कि मैं मानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, जिससे सीटों में थोड़ा एडजस्टमेंट जो है करने में दिक्कत आएगी, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबको पता है कि मिलके लड़ने में ही भलाई है। दूसरी बात ये है कि यहां से जो चीज रीड की जानी चाहिए कि आप जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी आवाज देखिए, वो बहुत हद तक गिर गई है, उनके अंदर फूट है। जबकि इसके उलट कांग्रेस और सपा के लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी आवाज में दम देखिए, एक उत्साह है। तो वो संसद से लेकर के सड़क तक वो उत्साह जब कैरी करेगा तो वो जनता के बीच में एक मैसेज देंगे। जी बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से विपक्ष इस बार अपनी भूमिका निभाता है। दोनों मेहमानों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां स्पीकर को लेकर अब तस्वीर साफ हो चुकी है, यानी कि इस बार तस्वीर एक बार फिर से साफ कर दी जा चुकी है, और एक बार फिर से दूसरी बार ओम बिरला स्पीकर बन गए हैं। हमारी चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है।
अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार, समय पर उपचार। एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ